हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। एलपीजी सिलेंडर, गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी होनी ही थी। चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। चुनाव खत्म हुए और कीमतें बढ़ने लगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 10 लोगों को जलाकर मारने का मामला गर्मा गया है। आरोप है कि बीरभूम जिले के रामपुर हाट में उपद्रवी ने लोगों को घरों में बंद कर आग लगा दी, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग समेत 10 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई। आज इस मामले में 5 बीजेपी सांसदों का दल घटनास्थल जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का आग्रह राष्ट्रपति से किया है। अधीर रंजन ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने से कुछ नहीं होगा। बंगाल में लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था दिन पर दिन चरमराती जा रही है। हैदराबाद की भोईगुड़ा आड़ी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। आग में करीब 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि अब तक 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार घटना के समय ये लोग गोदाम के अंदर ही सो रहे थे। भीषण आग के कारण एक दीवार गिर गई, जिससे वहां फंसे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिलहाल एक व्यक्ति को बचाया गया है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में संभावित आतंकी हमलों की सूचना मिलने के बाद नई दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी के अनुसार एक अज्ञात ईमेल कथित तौर पर एक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान का मिला है, जिसके बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन इजाफा किया गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के बाद ही पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। आज सरकारी तेल कंपनियों ने 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम में दूसरे दिन आज फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। वहीं 2 दिनों में 1.5 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ाए जा चुके हैं। राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 75 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। एलपीजी सिलेंडर, गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन जताया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के साथ ही सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होनी ही थी। चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ने लगी हैं। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। रेट बढ़ने को लेकर ट्विटर पर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जन लूट योजना जारी है। मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा को तो रोज लूटना अब सरकार का धर्म है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार कहती है कि पेट्रोल डीजल पर उसका नियंत्रण नहीं है, लेकिन सरकार की गलती से ही पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा हो रहा है। बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। आज रेलवे ने कुल 225 ट्रेनों को कैंसिल किया है। इन सभी ट्रेनों को कैंसिल अलग अलग कारणों से किया गया। इसके अलावा कुल 7 ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है। डायवर्ट ट्रेनों की लिस्ट में दिल्ली के आनंद विहार से चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल है। वहीं 2 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया। अब हाईवे पर सफर करना सस्ता हो सकता है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अब 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही टोल प्लाजा के होने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा बाकी सभी टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे और लोगों को एक बार ही इस रेंज में टोल देना होगा। आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम पद की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में सीएम पद की शपथ लेने से पहले पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर में मौजूद बच्चों से भी पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से विधिवत रूप से सरकार का काम शुरू हो रहा है। हमारी कामना है कि भगवान सारी बाधाएं दूर करे और हमारा प्रदेश आगे बढ़े।
उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह दोपहर 1:30 बजे देहरादून में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। वहीं शाम 6 बजे वो उत्तराखंड से भोपाल वापस लौटेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद अब प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होने वाली है। वहीं इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट जजों को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार कर्नाटक पुलिस ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। बता दें कि धमकी मिलने के बाद कर्नाटक प्रशासन की तरफ से इन जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम पद की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में सीएम पद की शपथ लेने से पहले पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद दिया। इस दौरान मंदिर में मौजूद बच्चों से भी पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से विधिवत रूप से सरकार का काम शुरू हो रहा है। हमारी कामना है कि भगवान सारी बाधाएं दूर करे और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के बाद ही पेट्रोल डीजल की दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज सरकारी तेल कंपनियों ने 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की दाम में बढ़ोतरी की। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम में दूसरे दिन आज फिर से बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। 2 दिनों में 1.5 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ाए जा चुके हैं। राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमत अब 102 रुपए 75 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपए प्रति लीटर हो गई है। एलपीजी सिलेंडर, गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी होनी ही थी। चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। अब चुनाव खत्म हुए हैं और कीमतें बढ़ने लगी। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। रेट बढ़ने को लेकर ट्विटर पर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जन लूट योजना जारी है। मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा को तो रोज लूटना अब सरकार का धर्म है। दिल्ली में अब तीनों नगर निगम होंगे। मोदी कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। माना जा रहा है कि अब इसी हफ्ते ये बिल संसद में लाया जाएगा। बिल पास होने के बाद दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ 1 मेयर होगा। दिल्ली में साउथ दिल्ली नगर निगम, नॉर्थ दिल्ली नगर निगम और ईस्ट दिल्ली नगर निगम है। तीनों ही निगमों के कुल 272 वार्ड हैं। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी का सफाया होने वाला था। अब अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले राज्य निर्वाचन आयोग पर दबाव डालकर चुनाव टलवाया और अब एक संशोधन ला रहे हैं जिसके जरिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। आज रेलवे ने कुल 225 ट्रेनों को कैंसिल किया है। इन सभी ट्रेनों को कैंसिल अलग अलग कारणों की वजह से किया गया है। इसके अलावा कुल 7 ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है। डायवर्ट ट्रेनों की लिस्ट में दिल्ली के आनंद विहार से चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल है। वहीं 2 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया। अब हाईवे पर सफर करना सस्ता हो सकता है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही टोल प्लाजा के होने की घोषणा की। इसके अलावा बाकी सभी टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे और लोगों को एक बार ही इस रेंज में टोल देना होगा। कर्नाटक हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट जजों को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के अनुसार कर्नाटक पुलिस ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। बता दें कि धमकी मिलने के बाद कर्नाटक प्रशासन की तरफ से इन जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स पर दिए एक बयान में कहा है कि सरकार इस फिल्म के जरिए हमारे प्रति लोगों में नफरत फैलाना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इस फिल्म को केवल इसलिए टैक्स फ्री किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें और हमसे नफरत करें।
कर्नाटक में संत शरण बसवेश्वर की 200वीं पुण्यतिथि पर शरबनेश्वर यात्रा निकली। 18वीं शताब्दी में रहने वाले विद्वान और संत शरण बसवेश्वर की पुण्यतिथि ये उत्सव मनाया जाता है। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स की कोरोना वैक्सीन को 12 से 17 साल की उम्र वालों पर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वहीं इस बात की पुष्टि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नोवावैक्स ने भी की है। इन मंजूरी के बाद नोवावैक्स कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने भी खुशी जताई। दोनों ने कहा कि प्रोटीन आधारित इस वैक्सीन को किशोरों के लिए मंजूरी मिलने पर उन्हें गर्व है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वैक्सीन की 181 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 30,93,897 डोज दी गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,778 नए मामले सामने आए, जबकि 62 लोगों की कोरोना से मृत्यु भी हुई है। वहीं देश में 2,542 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 23,087 पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में आज से 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। राजधानी में 166 स्कूलों में 30,000 बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने पहली बार $400 अरब के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूं। ये हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में संभावित आतंकी हमलों की सूचना मिलने के बाद नई दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी के अनुसार एक अज्ञात ईमेल कथित तौर पर एक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान का मिला था, जिसके बाद दिल्ली में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। हैदराबाद के बोईगुड़ा आड़ी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। आग में अब तक 11 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं जानकारी के अनुसार घटना के समय ये लोग गोदाम के अंदर ही सो रहे थे। भीषण आग की वजह से एक दीवार गिरी, जिसमें वहां फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए। फिलहाल एक व्यक्ति को बचाया गया है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 10 लोगों को जलाकर मारने का मामला गर्मा गया है। आरोप है कि बीरभूम जिले के रामपुरहाट में उपद्रवियों ने लोगों को घरों में बंद कर आग लगा दी, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों के साथ 10 लोगों की जलकर मौत हो गई है। आज इस मामले में 5 बीजेपी सांसदों का दल घटनास्थल जा रहा है। वहीं प्रदेश ने कांग्रेस ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीरभूम की घटना पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई है। 2 दिन में 13 लोगों की हत्या हुई, कई लोग गायब हैं। सीरिया, अफगानिस्तान में ऐसी घटना होती है। तृणमूल नेता की हत्या के बदले में ये घटना हुई है। पुलिस की कार्रवाई पर भी लोगों को शक है, वहीं भय का भी माहौल है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का आग्रह राष्ट्रपति से किया है। अधीर रंजन ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने से कुछ नहीं होगा। बंगाल में लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था दिन ब दिन चरमराती जा रही है। देश के बहादुर क्रांतिकारी और महान सपूतों के बलिदान की याद में आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। शहीद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सपूतों को नमन किया और बहादुर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद दिवस पर खटकर कलां में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आज के दिन एंटी करप्शन एक्शन लाइन जारी करेंगे। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शहीद भगत सिंह के सपनों की आजादी को घर घर पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी दिन रात एक कर देगी। इंदौर में युवा मोर्चा ने बलिदान दिवस के मौके पर भगत सिंह को याद किया। इस दौरान नवनियुक्त नगर अध्यक्ष भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ बड़ी संख्या में सिख समाज में लोग भी शामिल हुए। नगर अध्यक्ष ने बताया कि बलिदान दिवस के रूप में भगत सिंह को याद किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन जंग का आज 28वां दिन है। जंग के बीच अमेरिका, यूक्रेन और रूस में ज़बानी वार पलटवार भी जारी है। अमेरिका का दावा है कि रूस ने जिस मकसद के साथ यूक्रेन की जंग शुरू की थी वो उन्हें हासिल करने में नाकाम रहा है। हालांकि इस नाकामी के बावजूद वो युद्ध आसानी से खत्म नहीं होगा।
अमेरिका के इन दावों पर रूस ने दो टूक लहजे में कहा है कि यूक्रेन युद्ध हमारी योजना के मुताबिक ही चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके अस्तित्व को खतरा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध जारी है। वहीं इस बीच यूक्रेन ने यह दावा किया है कि युद्ध में अब तक रूस के 15,300 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस के कुल 99 एयरक्राफ्ट, 123 हेलीकॉप्टर, 509 टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल नष्ट कर दिए गए हैं। जो बाइडेन इस हफ्ते की ब्रसेल्स विजिट के दौरान रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा के 300 से ज्यादा सदस्यों पर प्रतिबंध का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही रूस पर और ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान भी किया जा सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का कहना है कि अभी इसके बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए जापान की संसद को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। जापान इस बार G7 समूह के अन्य देशों की तरह ही रूस के खिलाफ कठोर कदम उठा रहा है। हालांकि टोक्यो के प्रतिबंधों का मॉस्को ने कड़ा विरोध किया है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिण तटीय शहर मारियोपोल पर हमले तेज कर दिए हैं। मंगलवार को हुए 2 शक्तिशाली बमों के हमले से मारियोपोल दहल उठा है। ये हमले इंडस्ट्रियल एरिया पर हुए। हालांकि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यूक्रेन रूस जंग पर भारत के रुख ने अमेरिका से परेशान है। राष्ट्रपति बाइडेन चाहते हैं कि भारत रूस के खिलाफ कुछ बोले। वहीं भारत को मनाने के लिए उन्होंने टॉप डिप्लोमेट विक्टोरिया को दिल्ली भेजा है। भारत की रूस से तेल खरीदने पर बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले पर भारत का रुख कुछ हद तक अस्थिर रहा है। इस सौदे से भारत और अमेरिका के रिश्तों में भरोसा घटेगा। पाकिस्तान में इन दिनों बड़ा सियासी तूफान उठा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ वहां की संसद में 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इस वक्त क्रिकेटर से राजनेता बने पीएम इमरान की कुर्सी खतरे में है। हालांकि इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि सरकार कहीं नहीं जा रही। पाकिस्तान में चल रही इस्लामिक देशों के संगठन OIC की समिट की शुरुआत में ही कश्मीर का मुद्दा उठा है। समिट का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन हमने कश्मीर और फलस्तीन के लोगों को निराश किया है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। OIC को पश्चिम देश गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 मापी गई है। भूकंप के कारण किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर अब तक नहीं आई है। वहीं राजधानी ताइपे में भूकंप के झटके से घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। सभी लोग डर के साए में घर के बाहर निकलने को मजबूर हो गए। रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक डेडिकेटेड सर्विलांस सैटेलाइट के लिए 4,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में मंगलवार को भारतीय सेना के लिए भारत में डेडिकेटेड सैटेलाइट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे भारत अंतरिक्ष में अपने दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल आज पूरे हो गए हैं। सरकार आज के दिन को लोक कल्याण दिवस के रूप में मना रही है। वहीं आज शाम 6 बजे छोला चांदाबाड़ी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही कोरोना काल के बिजली बिलों को माफ करने की घोषणा भी करेंगे। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश 2 सालों से लगातार स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर राज्य बनने के लिए सबसे पहले प्रयास किया, जिसके कारण प्रदेश सर्वाधिक विकास दर्ज करने वाले राज्यों में शामिल है। बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा की बुलडोजर परेड पर पीसी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है ताकि कोई भी महंगाई के खिलाफ आवाज न उठा सके। इसके साथ ही पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि वो और कांग्रेस हर अन्याय के खिलाफ बुलडोजर के सामने खड़े नजर आएंगे। खैरगढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी आज उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कोमल जंघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस ने यशोदा वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी के राज में सिलेंडर 1,000 और पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो चुका है। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में महंगाई जनता की कमर तोड़ने वाली है, लेकिन इस पर बीजेपी के लोग कुछ नहीं बोलते।